नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं ट्रू पॉलिटिक्स। बिहार में जाति जनगणना की चर्चा जोरों पर है। किसी भी दिन बिहार सरकार जाति जनगणना की जो सूची है उसको लागू कर सकती है और ये बता सकती है कि बिहार में किस जाति की कितनी जनसंख्या है। ये लगभग अपने आखिरी चरण में है। इस बार इस बात को लेकर कयासों का दौर भी जारी है कि जाति जनगणना आखिर की क्यों जा रही है। क्या इस जाति जनगणना के कुछ मायने निकलेंगे? क्या इस जाति जनगणना से किसी जाति समाज का कुछ भला होगा? लोगों की ये उम्मीदें दी जा रही हैं कि जाति जनगणना के बाद लोगों की जाति कितनी परसेंट है और उनको सरकारी नौकरियों में या अन्य जगहों पर कितना प्रतिनिधित्व है, उस चीज का सही डाटा मिलेगा और एक सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि जाति जनगणना हासिल होने के बाद जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास रहेगा। लेकिन इतिहास बिल्कुल इसके उलट बताते हैं। अगर हम इतिहास को खगाले, इतिहास को देखें कि क्या कभी ऐसी जनगणनाओं का या ऐसी कोई भी योजनाएं जो लागू की गई उनका सकारात्मक पहलू निकला है, तो बिहार की अगर हम राजनीति में देखें तो उसका उत्तर है नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2011 से लेकर 13 तक बिहार में सवर्ण आयोग की वो रिपोर्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत का प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर कह रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 2011 में नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग बनाया था, जिसे 2 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। आयोग ने 25 जिलों में, बिहार के 25 जिलों में सवर्णों की स्थिति का जायजा लिया, उनकी ये पता लगाया कि आखिर सवर्णों के हालात क्या हैं। और उसके बाद जो हालात निकल के आए वो बद से बदतर करने वाले थे। जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो बताने के लिए काफी थे कि बिहार में सवर्णों के हालात इतने खस्ता हाल हैं, इतने बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। फिर भी किसी सरकार की नजर सवर्णों के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि कागजों में, कानून की नजरों में, सरकार की नजरों में तो सवर्ण आज भी समृद्ध है। तभी तो सवर्णों के बच्चों को शिक्षा में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उन्हें छूट नहीं मिल रही है, और ना ही सरकार उनका अन्य समाज की तरह देखभाल कर रही है, और साथ ही साथ इनके लिए कोई संवैधानिक आयोग भी नहीं है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, लेकिन सवर्णों के लिए कोई भी आयोग नहीं है। तो मैं आपको 2011 से 13 के बीच में जो बिहार के सवर्ण आयोग की सूची आई थी, जिसमें उन्होंने एक प्रकार से सवर्णों की स्थिति का जायजा लिया था, तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं जो कि मैं नहीं बता रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आखिर क्या स्थिति है बिहार में सवर्णों की 2013 की ये रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद आज 23 यानी 10 साल हालात और बदतर हुए या बेहतर हुए ये तो प्रभु जाने, लेकिन 2013 की ये जनगणना, ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। 2013 के आंकड़ों के मुताबिक 46% सवर्ण कृषि पर निर्भर हैं। इसके बावजूद उनकी जमीन बिक रही है। आयोग ने रिपोर्ट में माना है कि बिहार के लगभग 46% सवर्णों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार या वैश्य, इनका जो मुख्य पेशा है वो खेती है। उसके बावजूद ये लगातार जमीनें बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है। लड़कों को पढ़ाना है, बेटी का ब्याह करना है, इसके लिए सरकार कोई राशि नहीं दे रही है, जिसके कारण ये बेचारे मजबूर हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 55% से ज्यादा सवर्ण ऐसे थे जिनके पास 1 एकड़ से जमीन कम थी। 1 एकड़ से जमीन कम, यानी व्यक्ति गरीब से अति गरीब होता है अगर उसके घर में सरकारी नौकरी ना हो या कोई व्यक्ति बड़े पद पर ना हो। तो आप सोचिए कि 55% आंकड़ा, जिसमें 1 एकड़ से जमीन कम थी सवर्णों के पास। रिपोर्ट ने बताया 20% सवर्णों के पास, आबादी जो 20% थी, उनके पास पक्के मकान नहीं थे। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत सवर्णों के भी मकान बन गए होंगे, और ये जो 20% का आंकड़ा है कि उनके पास पक्के मकान नहीं थे, ये घट गया होगा और उनके पक्के मकान बन गए होंगे। बिहार में 36% यानी 36% सवर्ण जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी अति गरीब, यानी 100 में से 36 व्यक्ति गरीब है। 55 के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, और 36% बिहार में जो है तो वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहार और कायस्थ समाज के लोग ज्यादा गरीब हैं, उनके पास बेरोजगारी ज्यादा है। और इसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं, ये सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि एक देश के रूप में भी, एक राज्य के रूप में भी शर्म की बात है। और ये आंकड़ा ये है कि बिहार के इन जो दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक बिहार में जो आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसमें 90% युवाओं के पास ग्रेजुएशन नहीं है।
यानी 90% ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा रह रहा है, सवर्ण युवा, उसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, वो सिर्फ 12वीं पास किया या हो सकता है उससे भी कम। सोचिए अगर ये सवर्णों के ये हालात हैं, तो इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य वर्गों का भी अगर शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में 90% व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन नहीं कर रहा, तो ये अपने आप में एक राज्य के रूप में शर्म करने की बात है। और मैं इसको एक जाति तक नहीं बांध के रखूंगा, किसी के लिए भी अगर ये दलित भाई हमारे या ओबीसी हो या अल्पसंख्यक हो, अगर 90% से कम आबादी आपकी ग्रेजुएट नहीं है, तो फिर ये एक राज्य के तौर पर आपको शर्म करना चाहिए। और वहां जबकि पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री कौन है आप ये सब जान ही रहे हैं, सरकार किसी की भी बने, पार्टियां गठजोड़ किसी का भी हो, सीएम कौन है ये आपसे छिपा नहीं है। गरीब यानी ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले 49% बच्चे इसलिए अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। गरीबी के कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं और वो छोड़ देते हैं शिक्षा को, स्कूल को या विद्यालय को। 43.5% सवर्ण पलायन को मजबूर है, यानी 43.5% सवर्ण पलायन को मजबूर है, क्योंकि उनके यहाँ ना उनको अच्छा रोजगार मिल रहा होगा, जाहिर है अच्छी शिक्षा मिली होगी, या अन्य कारणों से 65.6% नौकरी के लिए घर छोड़ने को मजबूर है। यानी जो 43.5% सवर्ण पलायन कर रहे हैं, उनमें 65% नौकरी के लिए घर छोड़ने पर मजबूर हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि वहां पे सवर्णों के क्या हालात हैं, शिक्षा से लेकर बेरोजगारी, कृषि, इन सब चीजों में। तो ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वहां पे हालात क्या हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि सरकार ने इसके बाद किया क्या? क्या सरकार ने कोई नीति लाई? क्या नियम लाए? तो फिर जब कुछ नियम नहीं लाना था, नीति नहीं लानी थी, तो सवर्ण आयोग का गठन क्यों किया? फालतू में सवर्ण आयोग के पीछे पैसा क्यों फूका? ये आंकड़े क्यों इकट्ठे किए? अगर ये आंकड़े इकट्ठे किए तो आप बताओ कि 2013 की रिपोर्ट के बाद आपने क्या किया? और अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप कहीं जाति जनगणना को भी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। अगर जिस तरह से अब ये सवाल उठ सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि कहा जाएगा कि क्या जो सवर्ण आयोग बनाया गया था वो तब सवर्णों का वोट लेने के लिए बनाया गया था? क्या ये प्रलोभन था कि मैं सवर्ण आयोग बना रहा हूं, आपकी स्थिति का जायजा ले रहा हूं, आप मुझे वोट कीजिए, आगे मैं आपकी स्थिति सुधारूंगा, और सवर्णों ने वोट कर दिया आपको। अब कुछ इसी तरह आप जनगणना का सिगुफा छोड़े हुए हैं, हम जाति जनगणना करवाएंगे, फिर आपके हालात को बेहतर करेंगे, लेकिन पता चले नतीजा वही आपका क्या नाम से सवर्ण आयोग की तरह ही निकले। तो जाहिर है ये किसी से छिपा नहीं है कि इनका जाति जनगणना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और इसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर से जातीय मतभेद, जाति वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनका उद्देश्य लोगों को समानता देना होता है, या समानता तो मान लीजिए ठीक है संविधान दे ही रहा है, अगर इनका उद्देश्य लोगों को बेहतरी के लिए काम करना होता तो अभी तक आप क्या कर रहे थे भैया? पिछले कितने सालों से आप सीएम हो? पिछले कितने सालों से आप राज्य देख रहे हो? आज अचानक 2023 में आपको याद आया कि हम जाति जनगणना कराते हैं और लोगों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसके पहले सब चंगा था, इसके पहले राज्य की जनता को जनगणना की जरूरत नहीं थी। तो सवाल पर आप पर उठेंगे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सवर्ण आयोग है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप सवर्ण आयोग के बाद क्या किए? सिर्फ वोट ले लिए, बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, बाकी जनता से आपका कोई मतलब नहीं। ये सब गोफी आप बीच बीच में छोड़ते रहते हो। मुझसे बेहतर बिहार के लोग जानते हैं कि जाति जनगणना का उद्देश्य क्या है। लेकिन बड़ा सवाल सवर्ण आयोग को लेकर अभी भी कि सवर्णों की इतनी बदतर हालात का जिम्मेदार कौन? और जब ये हो गया था, आपने जब ये करवा लिया था क्या नाम से सवर्ण आयोग की, तो उसके बाद क्या योजनाएं लागू की गई? देश दुनिया की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।